फ्रिक्शन चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का रिवीजन किया और रिवीजन से पहले चैप्टर को डिटेल में भी समझा। ठीक है ना। तो जो सीक्वेंस से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी सीक्वेंस से ही आपको करना है, यानी कि पहले डिटेल्स लेक्चर देखने हैं, उनको समझना है, फिर रिवीजन लेक्चर देखना है, उसको समझना है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो फिर देखो कितनी तेज़ी से हो जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले के जो दो सीक्वेंस हैं वो आपने स्ट्रांगली किया हुआ है, तो जिससे कि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं तेज़ी से कराता जाऊंगा और आपको समझ में आना चाहिए फिर। ठीक है, तो वो चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं है या रिकॉल करना है उसे, तो आप उसे दोबारा देखो, उसके बाद ही ये कंटिन्यू करना, अगर इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, चलो। सो एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव द ब्लॉक ऑफ मास 20 kg। मतलब मैं किसी ब्लॉक में कितना फोर्स लगा रहा हूँ, 98 न्यूटन। तो 98 न्यूटन जब मैंने लगाया, ठीक है ना, तो जस्ट एबल हुआ टू मूव इट, अपनी जगह छोड़ने के लिए एबल हुआ। इसका मतलब मैंने फ्रिक्शन के जस्ट अगेन, यानी जितना हमें पीछे फ्रिक्शन मिल रहा था, पीछे जितना फ्रिक्शन मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ वो, है ना, क्योंकि जस्ट एबल टू मूव हुआ, यानी कि हमने इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन को ब्रेक किया, राइट, क्रॉस किया। देखो ये बॉक्स है ना रखा हुआ था, पहले हमने क्या 50 न्यूटन लगाया, नहीं हिल रहा था, तो जितना हम न्यूटन लगा रहे थे उतना फ्रिक्शन ये पलट के हमें मिल रहा था। ठीक है ना। इसका एक्चुअल लिमिटिंग फ्रिक्शन कहीं ना कहीं से 98 न्यूटन होगा, लेकिन हम पहले कितना लगा रहे थे, 50 न्यूटन लगा रहे थे, बॉक्स नहीं हिल रहा था। फिर हम कितना 60 बढ़ाया हमने फोर्स, 70 न्यूटन किया, 80 किया, 90 किया, जैसे ही 98 किया, क्योंकि इस बॉक्स का और नीचे जो सरफेस था उसके बीच में जो फ्रिक्शन था वो मेरे ख्याल से 98 न्यूटन था, क्योंकि 98 न्यूटन के बाद ही तो ये मूव करना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो 98 न्यूटन था, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि जस्ट एबल टू मूव हुआ। ओके, तो जैसे हमने इसको इतना फोर्स लगाया, ये हिलना स्टार्ट हो गया। तो इससे पहले एक और साइड में एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इससे पहले आप जितना फोर्स लगा रहे थे जब ये मूव नहीं हो रहा था, तो वो फ्रिक्शन कितना होता है, बोलो क्या होता है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना। जैसे कि आपने पहले 50 न्यूटन लगाया, बॉक्स हिला नहीं हिला, तो पलट के, यानी कि इस बॉक्स ने पलट के आपको कितना फ्रिक्शन दिया होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया होगा, वो 50 न्यूटन के बराबर ही हो जाता है। ये मैंने डिटेल लेक्चर में समझाया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेड होता है। ठीक है ना, सेल्फ, जैसे 50, जबकि जबकि इसकी मैक्सिमम ताकत 98 न्यूटन थी। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना हो कि 50 न्यूटन आप यहाँ से दे रहे हो तो पलट के इधर बॉक्स अपने आप दौड़ के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 98 न्यूटन का फ्रिक्शन है। तो इससे पहले जब तक मूव नहीं हो रहा था बॉक्स, तब तक में कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेड होता है, जितना आप फोर्स देते हो उतना पलट के लगता है। ठीक है। ठीक है, तो ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूँ, कभी कभार ये काम आता रहता है कि आपने 50 न्यूटन लगाया, ये बॉक्स हिला नहीं हिला, तो उस वक्त इसने पलट के फ्रिक्शन कितना दिया, 50 न्यूटन ही दिया, जबकि लिमिटिंग 98 न्यूटन था, लिमिटिंग था 98। लेकिन जब आप कम लगा रहे हो तो उतना ही पलट के फ्रिक्शन माना जाएगा, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टेड होता है। लेकिन 90 तक, फिर 98 में जैसे मूव हुआ तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आप पहुंच गए और ये मूव होने लगा। ठीक है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका 98 है। ओके, आगे क्या बोल रहा है कि जस्ट एबल टू मूव दिस ब्लॉक ऑफ 20 kg ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें चाहिए और क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो फॉर्मूला में क्या मारेंगे फ्रिक्शन का, बोलो। फ्रिक्शन यानी कहीं ना कहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये, तो म्यू इंटू एन नॉर्मल, यही हुआ ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कितना मान के चल रहे हैं, 98, क्योंकि बोला जस्ट एबल टू मूव। क्या बोल रहा है, जस्ट एबल टू मूव, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 98 था और 98 जैसे मैंने लगाया तो जस्ट एबल टू मूव हुआ। और हमें म्यू चाहिए, और एन का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी होता है। एन मीन्स आपका नॉर्मल, या बुक में आर भी दिया होता है। ठीक है ना, तो नीचे हो जाएगा एम जी, तो एम जी का चेंज आपका आर है या नॉर्मल है। ठीक है, कुछ भी कह लो। सो
98, m कितना है 20 है और ग्रेविटी 9.8 लेना है। चलो 9.8 ले लो क्योंकि ऊपर 98 है तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका म्यू आ जाएगा। म्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5, तो ये आ गया 0.5 आ गया म्यू। ओके ओके सर। अब क्या पूछ रहा है कि बताओ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बोलो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है हमारा थीटा tan थीटा एस इज इक्वल टू म्यू एस। ठीक है ना, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, याद है कि नहीं याद। जहाँ से मूव करना लगता है वो आपका वो एंगल हो जाता है। ठीक है ना, तो tan थीटा एस म्यू एस कितना है, यानी म्यू कितना है, म्यू आया आपका 0.5 आया ना 0.5। थीटा को इधर ही रखो आप और tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इतना ही आंसर देना है आपको, प्रॉपर डिग्री में आपको बदल के देने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात समझ में, इतना ही आप कर देना। ठीक है ना, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो ठीक है, आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो, 26.6 डिग्री आएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, देखो एन एरोप्लेन ऑफ मास 10,000 kg requires a speed of 20 मीटर पर सेकेंड फॉर टेक ऑफ। ओके, तो एम दिया हुआ है आपको 10,000 किलोग्राम, रिक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर टेक ऑफ। यानी कि देखो एरोप्लेन ने चलना स्टार्ट किया मतलब यू तो पहले ज़ीरो ही होगा ना, फिर उसे फाइनल जब उसे टेक ऑफ के लिए जब वो पहुंचेगा तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जानी चाहिए, उसकी फाइनल स्पीड हो जानी चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग देखो अभी डेटा डाल रहे हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। द रन ऑन द ग्राउंड बीइंग 100 मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 100 मीटर है। मतलब उसे जो एरोप्लेन को समझो यहाँ से यहाँ तक में टेक ऑफ करना है, अब जाके टेक ऑफ करना है। तो यहाँ पर तो इसकी 0 मीटर पर सेकेंड थी वेलोसिटी, फिर आगे चलना स्टार्ट किया तो 20 मीटर पर सेकेंड हुई, और ये जो डिस्प्लेस हुआ है इतनी दूर तक उसने जो डिस्टेंस किया है वो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है बाद में और देखो डेटा क्या दिया हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील ऑफ द प्लेन एंड द ग्राउंड इज 0.3। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना है 0.3 है। ओके, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.3। अज्यूम दैट द प्लेन एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली ड्यूरिंग द टेक ऑफ, डिटरमाइन द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इंजन ऑन द प्लेन टू टेक ऑफ। कह रहा है कि मिनिमम फोर्स कितना लगेगा कि वो हवा में उड़ जाए। ठीक है ना, ये बातें थी। तो मिनिमम फोर्स कितना लगेगा सर, फोर्स का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, फोर्स पूछ रहा है तो यहां पर फोर्स सिर्फ क्या इस मास को उठाने के लिए ही जरूरत है क्या, 1000 किलो। सोचो जरा, सोचो, फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो जो फोर्स उसे चाहिए रहेगा, एक तो उसे फ्रिक्शन का वो चाहिए, उसे क्रॉस करना है ना, प्लस इंजन को अपना फोर्स भी चाहिए। स्मूथ तो नहीं है रोड ये स्मूथ तो नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये समझो पहले तो आप। तो टोटल फोर्स कितना चाहिए होगा, एक तो इसको एक्सेलरेट कराना यानी कि एम ए चाहिए होगा, प्लस फ्रिक्शन को भी, फ्रिक्शन में जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन के भाई एरोप्लेन जो उड़ना चाह रहा है उसमें जो फोर्स जनरेट करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन के भी तो अगेंस्ट फोर्स चाहिए उसमें। तो मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए एक्सेलरेट कराने के लिए, एक तो ये फोर्स हो गया, और दूसरा फोर्स बोलो फ्रिक्शन को भी तो क्रॉस ओवर करना है इसे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अरे हम लोग नेट फोर्स के लिए क्या करते थे बताओ, चलो इसी को मैं फिर से घुमा के बता दे रहा हूँ, जिसे मैंने रिवीजन कराया था। क्या करते थे नेट फोर्स के लिए, बोलो नेट फोर्स के लिए क्या करते थे, एफ माइनस फ्रिक्शन करते थे, फ्रिक्शन वाला फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। यही तो हम लोग करते थे कि नेट फोर्स बताओ कितना लगा, तो हम लोग क्या करते थे, एफ में से जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो माइनस करके इज इक्वल टू एम इंटू ए करते थे। तो वही तो किया है, माइनस उधर करके हमने प्लस कर दिया है।
उधर बेच के हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो फिर फॉर्मूले को रिलेट करना सीख जाओगे। कॉन्सेप्ट ये था, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि एरोप्लेन को कितना फोर्स चाहिए एक्सेलरेशन करने के लिए। फोर्स का फॉर्मूला था m/a, लेकिन सिर्फ इतना ही फोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि बैक में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। तो एरोप्लेन को फ्रिक्शन फोर्स को भी क्रॉस ओवर करना है ना। तो इसीलिए हमने फ्रिक्शन वाला फोर्स भी इधर आके ऐड करा। देखिए, एक तो एक्सेलरेशन के लिए फोर्स तो चाहिए, प्लस से फ्रिक्शन को भी क्रॉस ओवर करना, उसके इंजन को उतना फोर्स चाहिए उसे। तो m/a प्लस फ्रिक्शन कर दिया। या फिर हम लोग जैसे कह रहे थे फॉर्मूला वाइज, जैसे हमने रिवाइज किया कि नेट फोर्स इज इक्वल टू m/a। तो नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स है ये, एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन कि एक्सेलरेट करने के लिए नेट फोर्स कितना लगा। तो एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, है ना। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लो कि एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए इंजन को। तो एक्सेलरेट कराने के लिए m/a चाहिए, प्लस फ्रिक्शन को भी इसे क्रॉस ओवर करना है, फ्रिक्शन पीछे खींच रहा है, इंजन को आगे भगाना है। तो ये चीज़ हो गई कहानी इसकी। तो जैसे चाहे वैसे आप इसे डील कर सकते हो। तो कुल मिला के हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो चलो, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m कितना है, 10,000 है, इनटू a कितना है, सर a तो दिया ही नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, निकालेंगे भी, सब निकालेंगे। फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू कितना है 0.3 है, इनटू एन मतलब m/g। चलो n लिख देता हूँ, ठीक है ना। n बॉडी इसे रखी हुई, इधर सरफेस है, ये n हो गया, नीचे की तरफ mg हो गया। ठीक है, तो n में हम क्या रखेंगे, mg रखेंगे। तो मैं इसका एक और स्टेप कर देता हूँ, जिससे कि और चीज़ें क्लियर हो जाए, क्या क्या हमारे पास किन किन चीज़ों की कमी है। तो a तो नहीं है हमारे पास, म्यू 0.3 है, इनटू m/g, n मतलब m/g नॉर्मल। ठीक है, मैंने फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखा है। तो m अगेन 10,000 इनटू g, ग्रेविटी कितने की ले लो, 10 बोला है लेने को, तो 10 ले लो, नहीं बोला रहता है कुछ भी तो 9.8 लिया जाता है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे a का आता पता नहीं है मेरे पास, बस a मालूम पड़ जाए तो टोटल फोर्स निकल आएगा। चलो, अच्छा अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखो, u v s, सोचो ये तो यार काफ़ी जाना पहचाना सा है ना। काफ़ी ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत, मतलब एक सेकेंड में रिलेट कर लेना चाहिए यार। इसमें तो हम v² इज इक्वल टू u², बोलो -2s कि +2s, 2s लगा दिया, ठीक है ना। ओके, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी है, हाँ है, क्योंकि उसे एक्सेलरेट जब किया तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, तो 20 का स्क्वायर। प्लेन का जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो रेस्ट में थी, प्लेन स्टार्ट हुआ था जस्ट, तो 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, हमें ए चाहिए, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 100 मीटर है। ठीक है, यहाँ से हमें ए मिल जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ, 20 इंटू 20 लिख दो, रिड्यूस करने में ईजी हो जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा और नीचे 100 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। इधर 2 0 गया, 2 से 2 गए, 2 आ गया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ए आ गया 2, बस ए यहाँ पे डाल देना, टोटल फोर्स आ जाएगा। कितना इजी था, कितना इजी था कॉन्सेप्ट। तो समझो कि डायरेक्ट तौर पे तुमने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूले में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, मतलब ए मिस था। तो ए मिसिंग था, तो उसके बदले हमें दूसरी भी इंफॉर्मेशन दी थी, जहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन आपको देखो गिवन है, एग्जाम्पल, ए ब्लॉक ए ऑफ मास 4 kg इज प्लेस ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 5 kg। तो एक नीचे ब्लॉक है 5 kg का और ऊपर ब्लॉक है 4 kg का, और ये जो 5 kg वाला जो मास रखा हुआ है उसका जो सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है ना। इसका मतलब 5 kg वाली में नीचे की तरफ से कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फॉर स्लाइडिंग द ब्लॉक ए ऑन बी, ये ए है ये बी है, कह रहा है कि फॉर स्लाइडिंग ब्लॉक ए ऑन बी, ए को बी के ऊपर स्लाइड करने के लिए, जस्ट मूव करने के लिए वी नीड 12 न्यूटन फोर्स, 12 न्यूटन फोर्स। इसका मतलब बी में कोई फ्रिक्शन है,
कह रहा है कि इसको स्लाइड करने के लिए मुझे 12 न्यूटन लग रहा है, जस्ट मूव करने के लिए। जस्ट मूव करने के लिए मुझे कितना फ्रिक्शन लग रहा है? 12 न्यूटन लग रहा है। 12 न्यूटन मुझे देना पड़ रहा है। 12 न्यूटन मैं ऐसे दूंगा तब जाके ये जस्ट मूव होगा। इसका मतलब जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है? वो एक्चुअली में फ्रिक्शन के ही अगेंस्ट है। किसी बॉडी को जस्ट मूव कराना होता है तो वो जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो ये जो भी तुमने एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन को कैंसिल करने के दिया हुआ है। पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन लग रहा है। फॉर्मूला क्या मार देंगे? म्यू इंटू एन। और ये एक्सटर्नल फोर्स कितना दिया हुआ है? 12 न्यूटन तुम्हें दिया हुआ है। 12 न्यूटन दिया हुआ है। म्यू तुम्हें पता नहीं है। नॉर्मल कितना दे रहा है यहाँ पर? ये वाली बॉडी 4 kg, नीचे एम जी, ऊपर नॉर्मल, यानी कि एम इंटू जी, 4 इंटू जी। ठीक है ना? एम इंटू जी लगाएंगे, नॉर्मल की क्या लगाएंगे? एम इंटू जी। चलो फॉर्मूला में ये लगा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। 12 न्यूटन इज इक्वल टू म्यू इंटू 4 इंटू जी। लिख दो। अभी हो सकता है आगे जी कैंसिल करना पड़े। ठीक है, तो मैं ग्रेविटी नहीं डाल रहा हूँ, ना ही दिया हुआ है, तो आगे हो सकता है ग्रेविटी शायद रिड्यूस होगी। तो यहाँ से क्या आ गया? नीचे 4 जी लिख दो सीधा सीधा। जी मतलब ग्रेविटी है जी, 4 ग्राम ना समझ लेना इसे, 4 किलोग्राम इंटू ग्रेविटी है, 4 किलोग्राम इंटू ग्रेविटी है। ठीक है ना? तो ये आ गया म्यू। म्यू मतलब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का जो कॉफिशिएंट है वो आ गया। ठीक है, तो हमने फोर्स लगाया इसको जस्ट मूव कराने, जस्ट मूव कराएंगे तो वो फिर सिर्फ फ्रिक्शन के बराबर होगा। एम इंटू ए नहीं हुआ है, एम इंटू ए नहीं हुआ है। ठीक है ना? एक्सेलरेट हुआ ही नहीं, जस्ट मूव कराने की बात हो रही है। तो ये तो जीरो हो गया एम इंटू ए। जितना भी फोर्स लगाया हमने जस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट लगाया। तो ये चीज समझो, आप लिखा हुआ है देखो, रेस्ट में था फॉर स्लाइडिंग द ब्लॉक, जस्ट स्लाइड करने के लिए। ठीक है, जस्ट स्लाइड करने के लिए मुझे 12 न्यूटन चाहिए। तो 12 न्यूटन चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पर एफ एक्सटर्नल जो भी लगाया मैंने वो एक्चुअली फ्रिक्शन के बराबर हो गया। फ्रिक्शन के ब्लॉक बी और ए के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा था, ए और बी के बीच में क्या फ्रिक्शन लग रहा था, उसको क्रॉस करने के लिए हमें 12 न्यूटन लगाना पड़ा। तो हमने क्या किया? फ्रिक्शन का फॉर्मूला लगाया म्यू टू एन। मैं एक्सेलरेशन तो हुआ ही नहीं, अभी छोड़ दो। तो ये तो जीरो एक्सेलरेशन, तो म्यू टू एन 12 न्यूटन यहाँ लिखा और यहाँ से एम जी नीचे लेकर आ गए और हमने क्या निकाल लिया? म्यू निकाल लिया। मतलब कम से कम हमें फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट तो मिल गया। अब आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है कि हाउ मच मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन बी सो दैट ए एंड बी मूव टुगेदर। ये कह रहा है कि मैं बी पर कितना फोर्स लगाऊं, एक्सटर्नल फोर्स मैं कितना लगाऊं कि ए भी मूव करने लगे और बी भी मूव करने लगे। और साथ में बोल रहा है कि इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या आ रहा है। यहाँ से नया पार्ट कि मुझे ये मूव कराना है, मैं कितना फोर्स लगा दूंगी ये भी और ये दोनों मूव होने लगे। अब देखो, इसको मूव कराने के लिए नीचे तो ठीक है, नीचे तो स्मूथ है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो फ्रिक्शन रोके हुए नहीं है। लेकिन ऊपर वाला फ्रिक्शन तो रोके हुए है ना, ऊपर वाला फ्रिक्शन तो रोके हुए ना इसे। ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को फ्रिक्शन दे रही कि नहीं दे रही है कि नहीं? तो ठीक है, तो हमें टोटल फोर्स कितना चाहिए? हमें टोटल फोर्स एक तो 4 kg की वजह से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो, और ये बॉडी इसको फ्रिक्शन दे रही है, दोनों ही एक दूसरे को। बात समझो पहले, अगर ये बॉडी को मूव नहीं कराना होता, अगर ये बॉडी को मूव नहीं कराना होता तो हम सिर्फ 1 फ्रिक्शन ले लेते हैं कि ये पलट के कितना फ्रिक्शन उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, 12 न्यूटन रोकने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग सिर्फ 12 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब कहे क्या आ रहा है क्वेश्चन कि मुझे इसको भी मूव कराना है, मतलब इसको तो मूव कराना ही कराना है, साथ में ऊपर वाली बॉडी को भी मूव कराना है। तो दोनों फर्क समझो पहले तो, ठीक है ना? तब हम लोग क्या करेंगे, म्यू इंटू एम जी मास 1 इंटू जी, मास 1 हमने ले लिया, ऊपर का मास 1 ले लिया, ये मास 2 है, प्लस मतलब इसको तो मूव कराना ही कराना है, ऊपर बॉडी को मूव कराना है, तो ऊपर बॉडी के लिए फोर्स हमें कितना चाहिए? उसी के फ्रिक्शन के अगेंस्ट, उसी के फ्रिक्शन के अगेंस्ट। साथ में नीचे वाले को मूव कराना है तो नीचे वाले का भी फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला लिख देंगे, म्यू इंटू एम टू जी। अब आई बात समझ में, म्यू इंटू एम टू जी। ठीक है ना? बात समझे कि मुझे इसको मूव कराना है, साथ में इसको भी मूव कराना है, तो इसको कितना, क्या उन पकड़े हुए फ्रिक्शन पकड़े हुए,
तो इसका फ्रिक्शन लिख दिया मैंने म्यू m1g। फिर इसको भी तो कौन पकड़े हुए, ये बॉडी का ऊपर से भी तो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है कि नॉर्मल भी लग रहा है, दोनों ही लग रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है ना। तो हमने इसके लिए ले लिया म्यू m2g, ठीक है ना। तो म्यू m1g तो हम निकाल ही चुके थे, म्यू m1g तो हम निकाल चुके थे। तो आप चाहो तो डायरेक्ट म्यू m1 हम लोग निकाल चुके थे, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पर भी लिख सकते हो म्यू m1 की वैल्यू, क्योंकि म्यू क्या है दोनों में ही कॉमन है, म्यू क्या है दोनों में ही कॉमन है, तो और g भी कॉमन है। तो क्या करो, म्यू और g मैंने बाहर ले लिया और m1 प्लस m2 मैंने अंदर ले लिया, और म्यू की वैल्यू आ गई थी 12 न्यूटन अपॉन 4g इंटू ये वाला g तो चल ही रहा है, बॉडी 5 प्लस 4, तो जी से जी कट गया। देखो जी ग्रेविटी वाला जी है, ग्राम वाला जी मत समझना, ये वेरिएबल है, मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी कि आगे मुझे रिड्यूस करना था। 4 1 था, 4 3 था, 3 इंटू 9 27 आ जाएगा न्यूटन। तो 27 मैं न्यूटन लगाऊंगा। देखो अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे इसको मूव करने के लिए 27 न्यूटन की ज़रूरत है, नहीं, मुझे ऊपर वाले का भी पकड़ना था कि ऊपर वाले को भी साथ में लेके चलना था, ऊपर वाले बॉडी को भी साथ में लेके चलना था, मुझे जोर से धक्का मारना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाली बॉडी भी नीचे वाली बॉडी को फ्रिक्शन दे रही है, इसलिए दोनों के फ्रिक्शन फोर्स को हमने ऐड किया है। हमें टोटल फोर्स कितना चाहिए इस बॉडी को, दोनों बॉडी को मूव कराने के लिए, इसका भी फ्रिक्शन फोर्स इसकी वजह से लग रहा था, इसका भी फ्रिक्शन फोर्स इसकी वजह से लग रहा था। अब आई बात समझ में। तो म्यू इंटू एन मतलब म्यू इंटू m1g प्लस म्यू इंटू m2g किया मैंने, क्योंकि मुझे दोनों ही बॉडी के एक दूसरे के फ्रिक्शन को कैंसिल करके आगे बढ़ना है, इतना फोर्स चाहिए, तो मुझे 27 न्यूटन चाहिए। तो आप यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि बॉडी 1 को जस्ट मूव करानी है 27 न्यूटन, गलत हो जाएगा तुम्हारा। बॉडी 1 को मूव कराना है, थोड़ा ज़्यादा ही तुम्हें तक कराना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दूसरी बॉडी को भी लेके चलना था साथ में। तो हमने दोनों बॉडी के जो फ्रिक्शन लग रहा था एक दूसरे के लिए, दोनों के फ्रिक्शन को हमने प्लस किया। मुझे इतना फोर्स चाहिए इस बॉडी को मूव कराने के लिए कि ऊपर का फ्रिक्शन नीचे, ऊपर का फ्रिक्शन क्यों लिया पलट के, क्योंकि इस बॉडी को भी मूव कराना है, ऊपर वाली बॉडी को भी मूव कराना है इसके साथ में। तो ऊपर के बॉडी का फ्रिक्शन, नीचे का बॉडी का फ्रिक्शन, दोनों को हमने ऐड कर दिया फ्रिक्शन फोर्स को, बाद में इसे सॉल्व कर दिया। आगे क्या पूछा है कि आगे इसे पूछा है कि बताओ इसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट मूव की बात नहीं हो रही, जस्ट मूव की बात होती है तो एक्सेलरेशन की बात ही ना आती। एक्सेलरेशन हमें देना पड़ रहा है क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही इसे ताकत लगा के आगे बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर वाली बॉडी को भी लेके चलना है साथ में। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला डाल देंगे, F इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स हमें मालूम पड़ गया 27 न्यूटन हमें लगाना पड़ रहा है। मास देखो दोनों बॉडी का मास लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन क्योंकि पूरा एक सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को साथ में चलाना है, मतलब साथ में सेम एक्सेलरेशन होगा। तो दोनों बॉडी का वेट लेना पड़ेगा 5 + 4 9 इंटू ए, 9 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 9 से डिवाइड होके आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आई बात समझ में। ये कहानी थी कि दोनों बॉडी को नीचे मुझे धक्का देना है, लेकिन ऊपर वाली बॉडी वहीं पर रुकी ना रहे, है ना। नीचे धक्का दिया तो पूरी बॉडी नीचे गिर जाएगी, ऐसा नहीं करना है हमें कैसे करना, ऊपर की बॉडी चलने लगे साथ में, ऊपर की बॉडी भी चलने लगे साथ में, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है, ब्लॉक ऑफ 2 kg इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है, बाय अप्लाइंग 6 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स विल बी, ठीक है। कह रहा है कि देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि हमने 6 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। चलो फ्रिक्शन फोर्स के लिए हम फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला डालेंगे, म्यू इंटू एन, क्या डालेंगे, म्यू इंटू एन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का हमने फॉर्मूला डाला म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना है 0.5 दिया हुआ है, एन मतलब m इंटू जी, एम है 2, ग्रेविटी बोला है 10 ले लो, तो 0.5 इंटू 20 यह आ जाएगा 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें कितना चाहिए, 10 न्यूटन चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि बाई अप्लाइंग 6 न्यूटन फोर्स ऑन इट, अगर मैं 6 न्यूटन, देखो बॉडी ये जो आया है ये क्या है पता है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर मैक्सिमम फ्रिक्शन टू मूव दी बॉडी को मूव कराने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया, मतलब कि ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन।
क्या हो गया, लिमिटिंग। 10 न्यूटन हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अप्लाइंग 6 न्यूटन फोर्स, अगर मैं 6 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। तो भाई बात समझो, यहाँ पर बॉडी को मूव कराने के लिए 10 न्यूटन चाहिए हमें, हम लगा कितना रहे हैं, 6 न्यूटन लगा रहे हैं, तो क्या बॉडी मूव होगी? नहीं सर, बॉडी तो मूव नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन की डिमांड है। म्यू और नॉर्मल से जो आंसर आया 10 न्यूटन, म्यू तुम्हें दिया होगा, म्यू तुम्हें दिया होगा, 10 न्यूटन चाहिए जस्ट बॉडी जस्ट टू मूव करने के लिए, जस्ट टू मूव करने के लिए। हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, 6 न्यूटन लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है। तो ये मैंने बताया था कि जब बॉडी मूव नहीं कर रही है, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो जितना भी तुम फोर्स लगाओगे वही फ्रिक्शन फोर्स होगा, और 6 न्यूटन हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, 10 न्यूटन नहीं होगा। 10 न्यूटन इसका मैक्सिमम है। तो आप बोलो सर फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन होना चाहिए, नहीं। जब हम 6 न्यूटन लगाएंगे तो जितना फोर्स लगाते हैं और बॉडी मूव नहीं होती है तो उतना ही पलट के फ्रिक्शन फोर्स मिलता है। अगर फ्रिक्शन 10 न्यूटन मिले और लगा रहे 6 न्यूटन, तो बॉडी के अपने आप पीछे आ जाएगी, क्योंकि भाई उधर का फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं। ये डिटेल लेक्चर में मैंने कई बार समझाया, तो याद रखना जितना हम फोर्स लगाएंगे अगर बॉडी मूव नहीं करेगी उतना ही पलट के फ्रिक्शन मिलेगा, बात खत्म। तो ये चीज़ कैसे पता चला, तो हमने क्या किया, फ्रिक्शन फोर्स कितना रिक्वायरमेंट है उसका फॉर्मूला लगाया, म्यू इंटू एन, ज़रूरत थी 10 न्यूटन की, लगा रहे थे 6 न्यूटन, तो वो फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन ही होगा, ठीक है। स्टैटिक जो फ्रिक्शन होगा जहाँ पर बॉडी रुकी होती है, बॉडी नहीं चल रही है, वो सेल्फ एडजस्टेड होता है, 6 न्यूटन ही माना जाएगा, 6 न्यूटन लगा 10 न्यूटन नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन फोर्स 100 न्यूटन चाहिए इज अप्लाइड हॉरिजेंटली ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल फ्लोर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.5 दिया हुआ है, और द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज पूछा गया, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछा गया, ए पूछा गया है। चलो ये पूछा गया, कोई बात नहीं, तो हम लोग फॉर्मूला क्या मानेंगे, बोलो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक्सेलरेशन कराने के लिए हमें कुछ फोर्स हमने लगाई, कितनी लगाई, 100 न्यूटन लगाई ना, 100 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स। हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एम तो हमें मालूम है, ठीक है, हमें फोर्स तो मालूम है, एम और फोर्स, तो हम सीधा सीधा ये निकाल लेंगे। तो बात समझो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा है, फिर से समझो। ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड, 100 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या वो 100 न्यूटन फोर्स पूरा एक्सेलरेशन में चेंज हुआ है? नहीं, नहीं, कुछ फ्रिक्शन भी खा रहा था। तो अगर स्मूथ होता तो यहां पे डायरेक्ट हम डिवाइड कर लेते, भाई पूरा पूरा फोर्स 100 न्यूटन हमें लग रहा है, ठीक है ना, एम इंटू ए करने, लेकिन नहीं, तो पूरा 100 न्यूटन तुम्हारा एम इंटू ए में नहीं जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझो पहले, तो एम इंटू ए में नहीं जा रहा है, तो किस में जा रहा है, प्लस म्यू इंटू एन में भी जा रहा है कुछ फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट, कि जो हमने फोर्स लगाया 100 न्यूटन वो सिर्फ एम ए में काम नहीं आया, पूरा पूरा एक्सेलरेट नहीं हुआ वो फोर्स के लिए, क्यों, कुछ फोर्स हमें किस में देना पड़ा, म्यू इंटू एन में भी देना पड़ा, कुछ फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी देना पड़ा, तो पूरा पूरा काम नहीं आया, डिवाइड हो गया दो में। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, समझ रहे हो, तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे लिखा 100 न्यूटन मास 10, एक्सेलरेशन ही पता करना था ना, एक्सेलरेशन पता नहीं, प्लस म्यू दिया हुआ है तुम्हें 0.5 इंटू एन, मतलब एम इंटू जी, एम 10 दिया हुआ है यानी 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10, ग्रेविटी 10 ले लो, 10 दिया हुआ है ग्रेविटी, ये आ जाएगा 100। तो ये हमें एक्सेलरेशन चाहिए, तो 100 माइनस 50 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे 50, 10 आके डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन निकल आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का डी 5 मीटर। समझ में आया कॉन्सेप्ट, देखो कितना इजी था, कितना इजी था, कि हमें क्या कहा जा रहा था, हमने 100 न्यूटन फोर्स दिया, आप बोलो तो फोर्स का फॉर्मूला एम इंटू ए है, नहीं बाबा, जब फ्रिक्शन आ जाता है तो इतना ही नहीं लेके चलना है, हमने जितना भी एक्सटर्नल, ये लिख लो, नेट फोर्स, नेट नहीं एक्सटर्नल है, इसी को दो तरीके से लिख सकते हो, देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, मालूम, या तो आप लिखो एफ नेट
इज इक्वल टू एम इंटू ए। ऐसे भी दे सकते हो एफ नेट फोर्स, नेट फोर्स एम इंटू ए के लिए सिर्फ कितना फोर्स लगा, तो हमने कितना एक्सटर्नल लगाया माइनस हमारा कुछ फ्रिक्शन खा गया, इज इक्वल टू एम इंटू ए। ऐसे भी दे सकते हो ना, माइनस एम इंटू ए यू म्यू इंटू एन, उधर जाके प्लस हो जाएगा। यही तो हम लोग ने फॉर्मूले से भी समझा था रिवीजन में कि एफ नेट नेट फोर्स कितना लगा मास इंटू एक्सीलरेशन के लिए, तो 100 न्यूटन नहीं लगा, 100 न्यूटन तो हमने पूरा अप्लाई किया, ठीक है, कुछ फ्रिक्शन ने भी खाया, तुम्हारे 100 न्यूटन को कुछ फ्रिक्शन ने भी खाया। तो वही बात ऐसे समझा दी मैंने कि एक्सटर्नल फोर्स तुमने 100 न्यूटन दिया तो एम इंटू ए में नहीं लगा सिर्फ, प्लस कुछ और में भी तुम्हारा 100 न्यूटन लगा, तो प्लस तुम्हारा फ्रिक्शन में भी कुछ लगा, तो प्लस फ्रिक्शन जा उधर आके माइनस करा लो, जैसे चाहे वैसे कर लो, ठीक है ना। तो ऐसे ज्यादा ऐसे भी लिख सकते हो, एफ नेट इज इक्वल एम इंटू ए, एफ नेट क्या, एफ एक्सटर्नल माइनस मी इंटू ए, ठीक है, ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाद में इसको सारी चीज़ें तुम्हें पता थी, तुम्हें ए निकालना था, एन एम इंटू जी में ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है ए ब्लॉक एम इज सिचुएटेड ऑन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, ठीक है ना। ये स्लाइड ये जैसे से करोगे तो ये नीचे आएगा बॉडी इंक्लाइन प्लेन से। दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन इज म्यू, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ठीक है ना, इस ब्लॉक में फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही होगी, देखो हम लोग ग्रेविटी को दो कंपोनेंट करते हैं, एक तरफ नॉर्मल के अगेंस्ट एम जी कॉस थीटा, ये इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है ना। अब बताओ क्या बोल रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो ब्लॉक में फ्रिक्शन फोर्स, कौन सी फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग कर रही होगी, किसके अगेंस्ट, तो ये तो मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो इसका आंसर तो आप खुद ही निकाल लोगे, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है देख लेना, कौन सा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है या उसके अगेंस्ट हो रहा है। क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है ए बॉडी रोल्ड ऑन अ सरफेस विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, यानी कि पहले से ही बॉडी में स्पीड है, यानी कि वेलोसिटी तुम्हें फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर उसने कवर किया बॉडी ने, ठीक है, और बॉडी आके बाद में रुक गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड दिया है और बॉडी बाद में आकर रुक गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और तुम्हें पता करना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तुम्हें म्यू पता करना है, म्यू पता करना है, तो म्यू के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बोलो जरा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, ओके। अब देखो बॉडी पहले से ही एक्सीलरेशन में है, यानी पहले से ही बॉडी क्या है, वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव, लाइक उसको रिटार्डेशन होते 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 वो बॉडी बाद में आके रुक गई, ठीक है ना। रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव में ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फोर्स के लिए यहाँ पे m इंटू ए हम लोग ओपन कर देंगे, यहाँ म्यू इंटू एन की जगह m इंटू जी कर लो, ठीक है, m इंटू जी, ये हमने n का फॉर्मूला ओपन कर दिया नॉर्मल का, ओके। हमें निकालना है क्या, हमें म्यू निकालना है, तो m तो m कट गया, इसीलिए देखो बॉडी का मास भी नहीं दिया हुआ था तुम्हें, है ना, यानी a अपॉन जी तुम्हारा म्यू आ जाएगा अगर a मालूम हो तो ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a को पता कर लेंगे, एस यू वी, तो काफ़ी जाना पहचाना फॉर्मूला है, क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। v है 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, u क्योंकि बॉडी पहले से ही मोशन में थी, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस में ले लो, और हमें एक्सेलरेशन ही यहाँ से ढूंढना है, इंटू एस 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 50 मीटर हुआ है, ठीक है ना। तो 10 इंटू 10 माइनस 100 इधर हो जाएगा, इधर लाओगे इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 इंटू 50 100, यही होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ए आ जाएगा 1, है ना, 100 इधर डिवाइड होगा, ए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है।
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है, म्यू निकालना है। तो ए तुम्हें मालूम पड़ गया है, चलो यहाँ रख दो। 1 ग्रेविटी 10 बोला है, 10 लेने के लिए ये हो जाएगा म्यू, दैट विल बी योर 0.1। और म्यू के लिए कोई भी यूनिट हमें नहीं देना होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास 3 kg आर कनेक्टेड बाय ए लाइट कॉर्ड, मतलब स्ट्रिंग से 3 kg ईच 3 kg, 2 मास 3 kg के आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और हम क्या कर रहे हैं, ऑन ए हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, एक रफ सरफेस बना दिया। व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक, इस ब्लॉक में हमने 20 न्यूटन अप्लाई किया तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 0.5 मीटर पर सेकेंड का। कितने एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम चलने लगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलने लगा, ठीक है ना। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द फ्रिक्शन फोर्स विच इज द सेम ऑन द 2 ब्लॉक, ठीक है। तो क्या करूँ मालूम है, अब ये स्ट्रिंग की वजह से इधर एक टी बनेगा और सेम स्ट्रिंग है तो इधर एक टी बनेगा। तो हो क्या रहा है, जब हम इसको खींच रहे हैं, तो हम खींच रहे हैं इसको फोर्स लगा के, तो इस पूरे सिस्टम में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, मतलब कि दोनों बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। और टेंशन लग रही है स्ट्रिंग में, तो हमें टेंशन भी पूछ रहा है कि टेंशन बताओ, और साथ में फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है ये भी बताओ। तो म्यू और फ्रिक्शन फोर्स के अंदर की कहानी कुछ नहीं पूछ रहा है, म्यू टू एन वो तो नहीं पूछ रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स ही पूछ रहा है। तो उसको हमें ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो देखो इस टाइप के डायग्राम हमने काफ़ी देखे हैं कि अगर ये बॉडी को हम उठाएंगे, इस बॉडी को उठाएंगे, चाहो तो 1 बाय 1 देख सकते हो। ये बॉडी को मैंने उठाया, इधर लग रही है टी, और पीछे क्या लग रहा है बोलो, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, है ना। और दोनों में कह रहा है फ्रिक्शन फोर्स सेम लग रहा है क्योंकि दोनों बॉडी आइडेंटिकल है। तो बॉडी किस तरफ एक्सेलरेट हो रही है, अगर पहली वाली बॉडी देखेंगे टी की तरफ की, इस तरफ पीछे की तरफ टी की तरफ ना, इधर एक्सेलरेट हमने पकड़ इसको बॉक्स को पकड़ा, बॉक्स से पकड़ा, इसे खींच दिया, तो यानी ये टी है ना, इस बॉडी को कौन खींच रहा है, इस बॉडी को तो हम खींच रहे हैं, इस बॉडी को कौन खींच रहा है, ये रस्सी की टेंशन खींच रही है। तो टी ज़्यादा है और एफ यानी फ्रिक्शन फोर्स कम है, यानी कि अगर हम नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू एक्सेलरेशन है, फोर्स का फॉर एम इंटू एक्सेलरेशन। तो बॉडी को एक्सेलरेट कौन कर रहा है, क्या 20 न्यूटन कर रहा है, नहीं, बॉडी को एक्सेलरेट 20 न्यूटन वाला फोर्स नहीं कर रहा है, कुछ फोर्स कैंसिल हुआ है, कुछ फोर्स फ्रिक्शन ने खाया है, कुछ फोर्स फ्रिक्शन ने खाया है। तो कैसे करेंगे, इधर टी है तो टी माइनस टी बड़ा है, देखो इधर टी है, टी बड़ा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो फ्रिक्शन फोर्स टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। और एम कितना है, लिख दें एम 3 kg है ना, 3 kg है, और एक्सीलरेशन कितना है 0.5। एक तो इक्वेशन ये बन गई। अब ये वाली बॉडी देखो, ये बॉडी में हमने एक्सटर्नल फोर्स कितना दिया है 20 न्यूटन, अब पीछे टी कितना लग रहा है, पीछे टी लग रहा है, टी कौन बड़ा है, 20 न्यूटन बड़ा है, तो 20 न्यूटन नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स इक्वल एम ए करना है दूसरी बॉडी के लिए भी, ठीक है। ये एक अलग इक्वेशन हो गया, दूसरी इक्वेशन बना रहा हूं मैं। तो 20 न्यूटन माइनस टी, तो सर इस एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन के अगेंस्ट सिर्फ टी है क्या, नहीं, फ्रिक्शन फोर्स भी है पीछे की तरफ, दो फोर्स है, यानी इस 20 न्यूटन का डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो लेफ्ट में यानी अपोजिट में 2 फोर्स है, एक टी है क्योंकि इस बॉडी की वजह से टी जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है, बॉडी बंधी भी तो है ना, हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही होगी ना, तो टी भी है, फ्रिक्शन फोर्स भी, एफ एस भी है, माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए के लिए मतलब में 3 इंटू 0.5 आप दे सकते हो, ठीक है ना। सो देखो ये मैंने इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये फ्रिक्शन फोर्स हमें नहीं पता है, तो टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 1.5 3 इंटू 0.5। अब यहाँ पर क्या 20 न्यूटन उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे लिखो जस्ट माइनस टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू 3 इंटू 0.5 1.5 माइनस 20, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे एक दूसरे को बाई एडिंग कर देंगे, बाई एडिंग से एक एक टी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा ना, समझ गया ना। ये क्वेश्चन ये हुई, ये क्वेश्चन मैंने ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है ना, समझिए। ये 2 इक्वेशन मेरी बनी थी, ये वाली बॉडी 1 से, ये वाली बॉडी से, और ये वाली इस वाली बॉडी से, ठीक है। चलो
तो दोनों के एक दूसरे को वैल्यू को रखकर एम ए हमें पता था, एक दूसरे देखो अब बाई एडिंग करेंगे टी टी कट जाएगा तो माइनस का 2fs, देखो 1.5 माइनस 20 कितना हुआ, 1.5 माइनस 20 हुआ माइनस का 18.5, ठीक है ना। मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ, देखो 1.5 माइनस का 18.5 होगा, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस का हो जाएगा 16, तो माइनस का आ गया यहाँ पे 16, इसमें माइनस माइनस कर जाएगा 2 डिवाइड में चला जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा 8 न्यूटन। ओके 8.5 आ रहा है, जरा चेक कर लो 20 1.5 16 आया, 3 इंटू 0.5 1.5, 3 इंटू 0.5 1.5, 1.5 माइनस 20 ये हो गया माइनस का 18.5, ठीक है। तो 1.5 और 18.5 से आ गया 16, तो आ रहा है 8 न्यूटन और यहाँ पर आ रहा है 8.5 न्यूटन। ये एक्चुअली 17 होगा ना, ठीक है 17 होगा, तो ये आ जाएगा 8.5, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था, मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो तुम्हें फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया 8.5। तो यहाँ पे अगर आपका म्यू पूछता तो आप फ्रिक्शन फोर्स को ओपन कर लेते हैं, कैसे ओपन करते, म्यू इंटू एन में, म्यू इंटू एम इंटू जी में, तो जस्ट फ्रिक्शन फोर्स पूछा था इसलिए हमने एफ एस रख दिया, ठीक है ना। अगर और आगे पूछता कि म्यू बताओ तो आप इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके तो ये आ गया फोर्स। अब देखो अब पूछा गया टेंशन भी पूछा गया था, तो ठीक है किसी एक इक्वेशन में, चलो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, उसमें क्या रख दो, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, है कि नहीं है। 8.5 आया है इज इक्वल टू 1.5, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 10 न्यूटन, टेंशन कितना आ गया 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। तो हम 20 न्यूटन से खींच रहे थे, पीछे टेंशन 10 न्यूटन से पीछे जा रहा था, आके समझ में आया कि नहीं आया। तो बहुत ईजी है और इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही हैं एग्जाम में, तो इसको 5-5 6-6 बार कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है 2-3 बार देखना और 5-6 बार प्रैक्टिस कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, ए ब्लॉक rest on a plane of variable inclination, find the incline the plane with the horizontal at which the block just slide down, the coefficient of friction is between the block and plane is mu s, ठीक है। फिर से देखो mu s इज इक्वल टू 1/√3, तो ये तो यार वही वाला कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ रिपोज, मैंने बताया था एंगल ऑफ रिपोज का कि जैसे कि कोई बॉडी किसी प्लेन पर है रखी हुई और हम क्या करेंगे, इसको धीरे 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 इस बॉडी इस प्लेन को उठाते जा रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा। अभी तक तो देखो बॉडी नीचे गिरना नहीं स्टार्ट की, क्यों नहीं नीचे गिरना स्टार्ट की, क्योंकि फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, फ्रिक्शन है, जबकि ग्रेविटी काम कर रही है, देखो ग्रेविटी काम कर रही है। अगर फ्रिक्शन ना होता अभी ये पेन का कैप नीचे आने लगता, लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से अभी नहीं आया, और उठाना पड़ रहा और इतना उठा देंगे कि एक पॉइंट में आकर ग्रेविटी वाला कंपोनेंट जी साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली फ्रिक्शन फोर्स से। तो फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेविटी इस तरफ कंपोनेंट कौन सा लगता है बताओ, एम जी साइन थीटा, है ना, ये लगता है ना डाउनवर्ड एम जी कॉस थीटा। तो एक पॉइंट में आके ये नीचे स्लाइड कर जाएगा जब एम जी साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिला के कितना हम इसको इंक्लाइन कर दें, कितना एंगल, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। जो म्यू एस होता है वही एक्चुअली एंगल होता है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। कि किस एंगल में कितना हम प्लेन उठा दें, तो वो जो होता है वो म्यू एस पर डायरेक्ट रिलेशन हो, जितना म्यू एस होगा जितना फ्रिक्शन की वैल्यू होगी कहीं ना कहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है, तो वो उतना आपको tan थीटा लेना है। तो यहाँ पर जो म्यू एस यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दिया 1/√3 दिया हुआ है, तो 1/√3 tan
थीटा, ठीक है। तो tan थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है, इतना तो मालूम ही होगा, 30 डिग्री होती है। अदरवाइज कुछ और भी टेढ़ा मेढ़ा नंबर है, यहाँ पे आपका एंगल की वैल्यू टेबल जो बेसिक टेबल है उससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 भी आंसर दे सकते हैं। बट जो बेसिक जो हमारे हैं, जो हम लोग जो 10th में याद हम लोग ने किया हुआ है बेसिक एंगल, कम से कम उतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है ना, कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, इसकी होती है 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री में आंसर दिखाओ। तो एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है 9th वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है आपको, ए ब्लॉक of mass 0.05 kg when placed on a rough 15 डिग्री inclined plane। तो मैंने इसे एक inclined plane बनाया, कह रहे कि जब इस मास को मैं यहाँ पे रखूँ, इट स्लाइड डाउन विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब जस्ट मूव हो रहा है, ऐसा बोला गया, जस्ट मूव करने लायक हुआ है। कब? जब हम थीटा कितना दे रहे हैं, 15 डिग्री दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो कंपोनेंट लग रहा है mg साइन थीटा, ये किसके बराबर हो रहा है, ये जस्ट फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो रहा है, सही है ना, मतलब क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो mg साइन थीटा जस्ट किसके बराबर हो रहा है, जस्ट फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अभी नहीं हो रहा है। जब मतलब जैसे प्लेन मैंने इसे रखा था, जैसे मैंने प्लेन थोड़ा थोड़ा करके उठाया तो धीरे जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट हुआ, अभी एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। मतलब mg साइन थीटा इतना बड़ा हो पाया सिर्फ कि फ्रिक्शन फोर्स को कैंसिल कर सके, इतना, ठीक है ना। यानी कि mg साइन थीटा इज इक्वल टू, ये तो पता ही ना आपको, इस तरफ mg साइन थीटा होता है और इस तरफ नॉर्मल के अगेंस्ट जो होगा वो mg कॉस थीटा होता है। हाँ सर ये हमें मालूम है। चलो एक तो ये बन गया mg साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, जिसमें m दिया हुआ है तुम्हें 0.05 kg, चाहो तो डेटा यहाँ पे लिख लो, m इज इक्वल टू 0.05 kg और थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 15 डिग्री। ओके, दूसरी कंडीशन क्या दी गई कि जब मैं प्लेन को और इंक्लाइन करता हूँ, थोड़ा एंगल में बढ़ाता हूँ, जब मैं 30 डिग्री कर देता हूँ, देखो द इंक्लेशन इज देन इंक्रीज टू 30 डिग्री, जब मैं 30 डिग्री कर दूँ तब क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब यहाँ पर तो जस्ट मूव हुआ 15 डिग्री, तो ये तो कॉमन सेंस है कि जब मैं और उठा दूंगा, प्लेन को और उठा दूंगा तो इसमें एक्सेलरेशन भी आना शुरू हो जाएगा। नहीं भी दिया तो भी कॉमन सेंस है कि एक्सेलरेट होने लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया और वही एक्सेलरेशन को पूछा गया है, वही एक्सेलरेशन को पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरफ जो mg साइन थीटा लगा, एंगल बढ़ाने से ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन वह बढ़ गया, ग्रेविटी बढ़ी, मतलब जो फोर्स हो रहा था ग्रेविटी की वजह से एंगल बढ़ाने से ये कंपोनेंट बढ़ गया, तभी तो बॉडी गिरने लगी। यानी mg साइन थीटा बढ़ गया, mg साइन थीटा बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसने फ्रिक्शन फोर्स को तो कैंसिल किया ही किया, प्लस m इंटू ए भी हो गया, प्लस m इंटू ए भी हो गया। यहां से समझो कॉन्सेप्ट, जब मैंने 15 से 30 डिग्री किया, जब मैंने 15 से 30 डिग्री किया तो mg साइन थीटा इतना बढ़ गया कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो रहा था, अब फ्रिक्शन फोर्स प्लस ए में एक्सेलरेशन भी शुरू हो गया है, और वही एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा 30 डिग्री है। चलो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देंगे, और ग्रेविटी तुम्हें बोला गया 9.8 लेने के लिए, तो चलो 0 मास दिया 0.05, तुम एक काम और कर सकते हो, तुम एक काम करो, चलो अच्छा ठीक है ओपन ही कर लेते हैं, इंटू 9.8 इंटू साइन थीटा मतलब साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर जब अलाउड है तो एक काम करते हैं हम लोग, साइन 15 डिग्री की वैल्यू है ना डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं, तो क्या ज़रूरत है ट्रिग्नोमेट्री तक जाने की, है ना। साइन 15 डिग्री वैल्यू 0.258 इज इक्वल टू, अच्छा एफ एस को तो ओपन करो, ये दोनों आप एफ एस एक ना समझना, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स को एक ना समझना, पहले समझो। आप बोलोगे सर प्लेन वही
ब्लॉक तो उतना ही भारी है, तो जो फ्रिक्शन होगा सेम लगेगा, सेम नहीं लगेगा। मैंने क्या कहा था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, बोलिए, वो आपका सेल्फ एडजस्टर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जस्ट मूव हुआ तो यहाँ पर तो लगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जस्ट मूव हुआ, और जब मूव होने ही लगा तब क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। तो ये तो हो गया तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो दोनों की फ्रिक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है, हम लोग फ्रिक्शन इक्वल करके सॉल्व गलत हो जाता है। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जस्ट मूव हुआ, और जब मूव होने ही लगा तो फ्रिक्शन उतना नहीं लगता है, फ्रिक्शन अब कम लगेगा, एफ लगेगा। तो यानी दोनों ये वेरिएबल अलग अलग है। तो खैर यहाँ पे चलो, मास तो 0.05 है, ग्रेविटी तो 9.8 है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता ही 1/2 होती है। अच्छा, मैं यहाँ बता रहा था ना, तो दोनों जगह एफ की वैल्यू ओपन करना पड़ेगा। तो चलो एफ के वही है म्यू इंटू एन, ऐसे ओपन करोगे, प्लस एम इंटू ए मतलब 0.05 इंटू ए एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी म्यू इंटू एन, हाँ म्यू म्यू सेम रह सकता है, म्यू म्यू सेम रह सकता है क्योंकि फ्रिक्शन बॉडी वही है, सरफेस वही, तो म्यू सेम। एन अलग अलग हो जाएगा, जिससे एफ एल और एफ के की कहानी अलग अलग हो जाएगी ओवरऑल। यहाँ पे एन और यहाँ का जो एन है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो इसको मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई छोटा कर दूँ जिससे कि एक सही कॉलम में आ जाए, फिर मैं म्यू और एन को भी सॉल्व करना बता रहा हूँ। देखो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.05 इंटू 9.8 इंटू 0.258, या आ गया 0.126, 0.126 इज इक्वल टू म्यू इंटू जो एन है, यहां पर एन को कैसे ओपन करेंगे, बोलो, एम इंटू जी में, यही ओपन करेंगे ना। तो एम तो तुम्हारा कितना है 0.05, चलो फॉर्मूला लिख दूं मैं पहले, म्यू एम इंटू जी, एम इंटू जी, बताओ एम इंटू जी रहेगा, बोलो आगे, एम इंटू जी, जी कॉस थीटा। देख लो यहाँ पे नॉर्मल जो म्यू इंटू एन, एन की जगह एम इंटू जी देते हैं, तो जी का कौन सा कंपोनेंट देना है, एम जी कॉस थीटा वाला देना है, तो यहाँ पे एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो और देखो मैं एक तरफ एक इसकी इक्वेशन करता जा रहा हूँ, दूसरी तरफ इसकी इक्वेशन करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो समझो दो अलग अलग इक्वेशन बनाई है, 15 डिग्री वाली है, 30 डिग्री वाली है। लास्ट में आके इक्वेट करेंगे, तो परेशान मत होना, लास्ट में इक्वेट करेंगे, इंटू 9.8 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 0.245, इसका आंसर आ गया 0.245 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन में डालेंगे एम जी कॉस थीटा। बोलो सर सब तो सेम ही सेम आ रहा है, नहीं सेम नहीं आ रहा है, यहाँ थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है, प्लस प्लस 0.05 ए चल रहा था, 0.05 ए चल रहा था, है ना, प्लस 0.एम ए मास है 0.05 ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, ये साइड वाला आ जाओ, 0.126 इज इक्वल टू म्यू पता नहीं 0. अब मालूम है, अगर थोड़ा सा दिमाग रखो ना तो म्यू से ही हम लोग इक्वेट करा सकते हैं, क्योंकि म्यू तो दोनों जगह सेम है, तो सब तो इधर भेज देना। ठीक है, म्यू म्यू इधर भी सिर्फ म्यू रखना, इधर भी सिर्फ म्यू रखना, और वैल्यू दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा लेना। तो 0.05 इंटू 9.8 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 15 की वैल्यू चाहो तो तुम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी कर सकते हो, चाहो तो तुम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। तो कॉस 15 निकाल लो, कॉस 15 डिग्री वैल्यू 0.965 आएगा, 0.965, समझ में आ गया। तो सिर्फ म्यू बच रहा है यहाँ पर, यहाँ भी सिर्फ म्यू बचेगा, इज इक्वल टू म्यू इंटू 0.05 इंटू ग्रेविटी 9.8 कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये तो हमें याद ही है, √3/2, बीच में प्लस लगा है, देखो प्लस में ध्यान रखना है, प्लस लगा है 0.05 ए, एम इंटू ए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर 15 डिग्री वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर 30 डिग्री वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ पर एम ए बढ़ गया था क्योंकि एक्सेलरेशन भी चालू हो गया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लें,
0.05 इंटू 9.8 इंटू 0.965, ये हो गया 0.47285, 0.473 ले सकते हैं हम लोग। तो 0.126 इज इक्वल टू म्यू इंटू 0.473 ले लो, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा था, 0.245 इज इक्वल टू म्यू, तो ये वैल्यू निकालें, ये वाला मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, 1.73 डिवाइड बाई 2, तो 0.05 इंटू 9.8 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 2, 0.05 इंटू 9.8 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 2, 0.423 प्लस 0.05, ए तो चल ही रहा है, ओके। तो अब क्या करो, इधर लाके इसको माइनस करा दो, सॉरी डिवाइड करा दो, तो यहाँ से म्यू आ जाए, चलो डिवाइड करा दो, एक साइड सॉल्व कर लेते हैं। 126 डिवाइड बाई 0.473, तो आ जाएगा 0.266, या आ जाएगी 0.266 इज इक्वल टू म्यू। आ गया म्यू। अब यही म्यू यहाँ पे डाल दो तो एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा, है ना। तो 0.245 इज इक्वल टू 0.266 इंटू 0.423 प्लस 0.05, ये हमारा चल रहा है, सही है, सही है सर। तो चलो कैलकुलेट करेंगे तेजी से, 0.266 इंटू 0.423, ये हो गया 0.112, और इधर लाके माइनस करा दो, माइनस इनका जो मल्टीप्लाई आया है, ये आया है 0.112, और फिर बाद में क्या बचेगा यहाँ पे 0.05 ए बचेगा, तो 0.05 क्या यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ ए, और एक्सेलरेशन ही पूछा गया था। तो चलो तेजी से कर लो, 0.245 माइनस 1.112 डिवाइड बाई 0.05, 2.66 आ रहा है इसका, तो एक्सेलरेशन 2.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर से समझ लो, दो ब्लॉक दिए थे, एक 15 डिग्री एक 30 डिग्री थे, दोनों तरफ से दो इक्वेशन बनती हुई आ रही थी। एफ इंटू एल, यहाँ पे म्यू इंटू एन डालेंगे, जिसमें एन में एम जी कॉस थीटा लेंगे, और कॉस थीटा कॉस 15 डिग्री वाला लेंगे, है ना भाई। एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो रहा था, एफ एस के बराबर हो रहा था, जस्ट फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो रहा था। एफ एस या एफ एल कह लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह लो। एफ एल का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो म्यू इंटू एन होता है, म्यू पता नहीं था, एन हमें पता है, एम जी कॉस थीटा होता है, तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा की पूरी वैल्यू हमें मालूम थी, ठीक है। यहाँ पर वही कहानी थी, लेकिन थोड़ा सा चेंज था, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी आ गया, तो एम जी साइन थीटा, जब हमने इसको प्लेन बढ़ाया तो एम जी साइन थीटा ताकत बढ़ गई थी। कितनी ताकत बढ़ गई थी, फ्रिक्शन फोर्स को तो कवर अप कर ही रही थी, साथ में एम इंटू ए भी हुआ जा रहा था। यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर एफ के जब ओपन करोगे म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन ओपन करोगे तो एम जी कॉस थीटा 30 डिग्री वाला रहेगा। बस बाद में क्या सिंप्लीफाई करना है, और कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर से, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में भी मेरे का सेम कहानी दी हुई है। 10 में दिया हुआ है, बॉडी इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइन एट 30 डिग्री। जब 30 डिग्री था तो बॉडी जस्ट मूव, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब जस्ट फ्रिक्शन को लिमिट कर रही थी, जो भी फ्रिक्शन लग रहा था इसमें उसके बराबर नीचे एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट हो रहा था। यानी यहाँ पर एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो गया था, किसके बराबर हो गया था, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो गया था। एफ एल ले लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लो आप। जब हमने क्या किया, बॉडी को 45 डिग्री कर दिया, बढ़ा दिया थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा एंगल में बड़ा इसे दिखा रहा हूँ, इससे आपको समझ में आए।
फिर आप वो मेज़र मत करने लगे 45 डिग्री, सर ये तो 80 डिग्री दिख रहा है, 70 डिग्री दिख रहा है। तो 45 डिग्री हमने किया तो बॉडी कहने लगा, बॉडी में एक्सेलरेशन भी आ गया, यानी कि यहाँ पर जब एम जी साइन थीटा हुआ, यहाँ पर जब एम जी साइन थीटा हुआ, इतना एम जी साइन थीटा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ये फ्रिक्शन फोर्स के तो अगेंस्ट, फ्रिक्शन फोर्स को तो कवर करके ही किया उसने, प्लस एम इंटू ए भी हो गया। तब की बार जब बॉडी नीचे मूव करेगी तो एफ के यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब बॉडी मूव करती है तो फ्रिक्शन बदल जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं हम लोग उसे, ठीक है। तो ये दोनों एफ अलग अलग है। यहाँ पर क्योंकि जस्ट लिमिट के बराबर फोर्स एम जी साइन थीटा लग रहा है, यानी यहाँ पर जब बॉडी जब मूव करने लगती है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होता है, फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, वैल्यू अलग अलग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर वही कहानी, दोनों में म्यू इंटू एन ओपन करोगे तो अलग अलग ओपन होगा, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा, चलो सेम, बिल्कुल सेम कहानी है, यहाँ पर भी वैल्यू को इक्वेट करना सीखेंगे हम लोग। तो एम, और यहाँ पे एम नहीं दिया हुआ देखो आपको, तो एम नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एम जी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 इज इक्वल टू एफ एल को हम ओपन करेंगे म्यू इंटू एन में, पहले एक साइड सॉल्व कर ले रहे हैं। जी को भी चाहो तो रख लो, 4.9.8 का डिवाइड बाई 2 4.9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4.9 एम इज इक्वल टू म्यू तो तुम्हें दिया ही नहीं पूरी कहानी में, ठीक है ना। म्यू इंटू एन में ओपन करोगे एम जी, बताओ यहाँ पे एम क्या, म्यू इंटू एन, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इधर लगेगा, नॉर्मल के अगेंस्ट क्या होगा, ग्रेविटी कौन वाला कंपोनेंट, एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, है ना, एम जी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो एम जी कॉस थीटा लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 4.9 एम इज इक्वल टू म्यू, एम तो हमें पता नहीं, एम और 9 पॉइंट कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री है, तो 9 इंटू 9.8 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, √3/2, ठीक है, ओके सर, ठीक है। देखो देखो दोनों साइड एम कट रहा है ना, एम कट रहा है, ये देखो पिछली बार भी एम काट की कैलकुलेशन कम कर सकते थे, एम तो गया, हमारा एम तो गया। तो 4.9, 9.8 नीचे आ जाएगा, 9.8 यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू बचेगा। चलो यहाँ पे रख लिया म्यू, ठीक है, होल्ड करो, इसे होल्ड करो म्यू, ठीक है। म्यू नहीं पूछा है, म्यू नहीं पूछा है, पूछा है एक्सेलरेशन ही, तो घबराना नहीं, यहाँ से हम म्यू की इक्वेट कराएंगे, फिर एक्सेलरेशन बचेगा वही निकालेंगे। तो यहाँ पर भी कहानी क्या होगी, एम जी साइन थीटा की जगह साइन 45 डिग्री रखेंगे, एफ को हम म्यू इंटू एन ओपन करेंगे, तो यहाँ पे एम जी कॉस 45 डिग्री लेंगे, ठीक है ना, प्लस एम ए तो चल ही रहा है, देखो एम 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 कट गया ना, यहाँ पे 2 एम क्यों कटे, बीच में क्या लगा था, प्लस लगा था, तो एम बाहर निकालोगे तो एम कट जाएगा। चलो टेंशन खत्म हमारी। साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2, तो 9.8 ग्रेविटी लेने के बोला है, ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू म्यू इंटू 9.8, और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो अच्छा है ना, 1/√2 नहीं कटेगा नहीं क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस ए है ना, एम तो कट गया। अब ये ना रिड्यूस कर देना सर 1/√2 1/9 में काट देंगे, ये गलती ना करना ना, ये गलती ना करना, क्यों गलती ना करना है, क्योंकि बीच में प्लस है, तो 9.8 और 1/√2 सिर्फ इस तरफ है, इधर नहीं है, प्लस के दोनों साइड होना चाहिए, अगर प्लस है तो दोनों उसमें होना चाहिए, ये सब बेसिक मैथ तो मालूम होना चाहिए, आई होप, है ना। एम क्यों करके था, एम इधर भी था, प्लस वाले दोनों टर्म में था, टर्म समझो नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ 2 नंबर ऑफ टर्म थी तो दोनों में एम था, यहाँ पे दोनों में 9.8 है, नहीं है। सो 9.8 डिवाइड बाई √2 की वैल्यू चाहो तो आप चलो कैलकुलेटर तो है ना तुम्हारे पास, तो लगा देना 1.41 होती है, इज इक्वल टू म्यू, ये तो स्टेप मैंने वैसे ही लिख दिया, 1.41 प्लस ए, ठीक है ना, प्लस ए। तो क्या करूँ मालूम है सबको, ये चलो सॉल्व ही करते चलते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैलकुलेटर है तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोगों को अलाउड है। तो 9.8 डिवाइड बाई 1.41, ये आ गया 6.95,
ए इधर आ जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, यहाँ बचेगा म्यू, ये कितना है देख लो, 6.95 ही है ना, 6.95, 6.95 ये ए है, ठीक है ना, इन दोनों का तो प्लस इधर आके माइनस ए हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई है प्लस ए, तो पहले प्लस वाला इधर आएगा, पहले इसको मत ले आना, ये सब बेसिक चीज़ें समझो। प्लस ए इधर आके माइनस ए हो जाएगा, फिर 6.95 माइनस ए डिवाइड बाई 6.95 इज इक्वल टू म्यू। म्यू दोनों में सेम है क्योंकि दोनों का जो सरफेस था बॉडी से सेम था, एंगल बदला था, तो म्यू जो कॉफिशिएंट है दोनों में सेम रहता है। ठीक है, समझ गए। बस वन साइड म्यू इज इक्वल टू दिस एंड ऑल्सो म्यू इज इक्वल टू दिस, ये इक्वल, तो दोनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है सर। तो ये 1 2 ये दोनों का आपस में इक्वेट कर दो, 4.9 अपॉन 9.8 इंटू 2 बाई 1.73 इक्वल टू 6.95 माइनस ए अपॉन 6.95। तो यहाँ पे पूरे में तुम्हें क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, तुम्हें ए चाहिए। सबको इधर भेजना, पहले इधर लाके इसका मल्टीप्लाई कराना, बाद में माइनस से इधर भेज देना, सबको उधर भेज देना, यहाँ इधर लाके 6.95 को माइनस करा देना, जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो ये तो हो जाएगा 4.91/2 हो जाएगा इंटू 2 बाई 1.73, 2 से 2 तो कट ही रहा है, इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई लियो, 6.95 इज इक्वल टू 6.95 माइनस ए। तो यहाँ पे कराना, फिर 6.95 इधर लाना, ये आंसर इधर का माइनस में आएगा, माइनस माइनस काट के ए का आंसर आ जाएगा। ओके, समझ गए ना। तो बस अगर ऊपर से हम निचोड़ देखेंगे या ओवरव्यू देखेंगे कि इस इंक्लाइन प्लेन में इसके हिसाब से हमने फॉर्मूला डाल दिया, इस वाले इंक्लाइन प्लेन में 45 डिग्री थी तो इसके हिसाब से प्लस एम ए कर दिया, क्योंकि एक्सीलरेशन भी एग्जिस्ट हो गया था, एक्सीलरेशन भी आ गया था। बस सिंप्लीफाई करते क्या, दोनों में म्यू सेम था, दोनों में म्यू सेम था, तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू सबको इधर भेज दिया था, इधर भी म्यू इज इक्वल टू सबको इधर भेज दो, और जब एक पॉइंट में आके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना, दोनों साइड म्यू म्यू एक तरफ आ जाएगा, तो दोनों फिर अदर साइड को इक्वेट कर देना। इतनी सी कहानी थी, बेसिक मैथ ज़्यादा थी, लॉजिक तो सिर्फ यहाँ तक लग रहा था, बाद में मैथ थी सिर्फ तुम्हें। ओके, तो इतने आपके जो इंपॉर्टेंट आपने लगवाए थे वो तो मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। ठीक है।